हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के शो के बारे में। लोकी का शो एग्जैक्टली कहां पे मार्वल की टाइमलाइन में फिट करता है, ये बात रिवील कर दी है मार्वल और डिज्नी ने खुद ऑफिशियली। मार्वल ने अभी तक ये बात भी एक्सप्लेन नहीं की इवन लोकी के 6 एपिसोड आने के बाद भी कि सीक्रेट टाइमलाइन में मल्टीपल टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है या फिर वो सिंगल टाइमलाइन है। अगर सीक्रेट टाइमलाइन एक ही है और उसमें सिर्फ एक टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है तो इतने सारे लोकी के वेरिएंट कहां से आ रहे थे लोकी के शो में। इस बात पे कुछ फैंस कंफ्यूज्ड हैं। इसके अलावा अगर सीक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है पूरी की पूरी मल्टीवर्स, तो वो सब की सब क्यों जा रही हैं एक ही सिंगल फ्लो में। क्योंकि एक ऐसी टाइमलाइन जहां पे क्रोकोडाइल लोकी हो और एक ऐसी टाइमलाइन जहां पे मेल लोकी हो, वो दोनों टाइमलाइंस काफी डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। उनका लिटरली आपस में पैरेलल चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर सिंपली लोकी का जो टेसरा क्यूब है उसको चुराना टाइमलाइन को डेविएट कर सकता है और एक और टाइमलाइन बना सकता है, तो क्रोकोडाइल लोकी डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर। मार्वल ने अभी तक इस बात को ऑफिशियली डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। खैर गाइस, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अगर आप ओपन करें डिज्नी प्लस की साइट और वहां पे आप क्लिक करें मार्वल पर, तो वहां पे एक सब सेक्शन है जिसका नाम है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन टाइमलाइन ऑर्डर। वो ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी से। उसके बाद वहां पे आती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन अमेरिका टेक प्लेस की थी अराउंड 1940s में और कैप्टन मार्वल टेक प्लेस की थी 1995 में। और उसके बाद आयरन मैन की पहली मूवी 2008 में। तो यहाँ पे सारी मूवीज जो लिस्टेड हैं वो एक्चुअल में टाइमलाइन के ऑर्डर के हिसाब से हैं। किस तरह से सारी मूवीज टेक प्लेस की एक्चुअल एमसीयू में। खैर गाइस, स्टार्टिंग ऑर्डर तो आपने देख ही लिया। स्किप करते हैं थॉर रैग्नारॉक तक। थॉर रैग्नारॉक से ऑर्डर यूं स्टार्ट होता है थॉर रैग्नारॉक, एंटमैन एंड द वास्प, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम और फिर आता है लोकी का शो। लोकी का शो टेक प्लेस करता है एग्जैक्टली अवेंजर्स एंड गेम के बाद, इवन वांडाविजन शो से भी पहले। वांडाविजन काफी क्लोज था अवेंजर्स एंड गेम के साथ। वो शो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 1 से 3 वीक के दरमियान अवेंजर्स एंड गेम के बाद। हल्की स्नैप के ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद आती है मोनिका रैम्बो अपनी जॉब पर सोर्ड में, और वांडा ने अपना हेक्स उस टाइम ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था। वांडाविजन शो के बाद आता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस, लोकी के शो की जो टाइमिंग है वो काफी सस्पिशियस है। लोकी का शो, जैसा कि हम ये बात जानते हैं, स्टार्ट होता है 2012 से, और टीवी एक एक्चुअल में लोकी को जो अरेस्ट करने का सेंस है वो ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि लोकी ने टाइमलाइन नहीं बनाई थी बल्कि वो टाइमलाइन बनाई थी अवेंजर्स ने। अवेंजर्स के पास में आने की वजह से बनी थी नई टाइमलाइन, लेकिन टीवीए ने अरेस्ट कर लिया लोकी को। टीवीए ने इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो कुछ अवेंजर्स ने किया वैसा होना था, लेकिन जो कुछ लोकी ने किया वैसा नहीं होना था सीक्रेट टाइमलाइन में। जो कि काफी अजीब है, क्योंकि जो कुछ लोकी ने किया उस बात को ट्रिगर किया था एक्चुअल में अवेंजर्स ने, और यहाँ पर जो कुछ लोकी ने किया उसका भी फर्क पड़ा अवेंजर्स की एक्चुअल टाइमलाइन पर। लोकी के यहाँ पे टेसरा क्यूब लेके जाने की वजह से अवेंजर्स को जाना पड़ा था 1970s के टाइम पीरियड में टेसरा क्यूब को लेने के लिए, जो कि सीक्रेट टाइमलाइन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकी के टेसरा क्यूब को जो उठाने का इवेंट है वो भी नहीं था सीक्रेट टाइमलाइन में। तो अपेरेंटली जो अवेंजर्स का 1970s में जाने का रीजन है वो एग्जिस्ट नहीं करता था सीक्रेट टाइमलाइन में, लेकिन अवेंजर्स 1970s में गए वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी सीक्रेट टाइमलाइन में। तो ये काफी अजीब बात है और टीवीए ने इसको एड्रेस नहीं किया। अगर लोकी का वहां से टेसरा क्यूब को उठाना सीक्रेट टाइमलाइन में नहीं था, तो अवेंजर्स का 1970s में जाना भी सीक्रेट टाइमलाइन में नहीं होना चाहिए था। खैर गाइस, इसी बात को एड्रेस करता है कैंग एक तरह से, क्योंकि कैंग ये बात चाहता था कि यहाँ से लोकी आए और सिल्वी के साथ जो पहुंचे सिटाडेल तक। उसका सारा का सारा सफर जो टीवीए से होने वाला था वो सब कुछ कैंग जानता था, और प्रोबेबली कैंग नहीं लिखा था ये सब कुछ कैंग के मुताबिक। कैंग ये बात चाहता था कि लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर पहुंच जाए सिटाडेल, और उनके पास जहाँ पे आके 2 चॉइसेस हों, या तो वो दोनों मिलकर कैंग को मार दें या फिर कैंग उन दोनों को हायर कर ले टीवीए को चलाने के लिए, और वो दोनों मिलकर टीवीए को चलाएं और अपनी मर्जी से रहें यूनिवर्स में कहीं पर भी। और उस पॉइंट पे जहाँ पे सिल्वी ने कैंग को मारा, वहाँ पे सिल्वी के पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। वहाँ पर इवेंचुअली जाके मल्टीवर्सल वॉर होने वाली थी, और टीवीए ने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। कैंग ये सब कुछ होना चाहता था, इसीलिए टीवीए वाले इवन एवेंजर्स के पीछे भी नहीं आए होंगे 1970s में। थैनोस को डिफीट करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो भी सिर्फ एक ही थी, क्योंकि कैंग ऐसा चाहता था। एंशिएंट वन ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में कहा था कि वो अपनी डेथ के आगे नहीं देख पा रहे कुछ भी। सेम ऐसा ही था कैंग के साथ भी। कैंग अपनी डेथ के आगे नहीं देख पाया, और कैंग की डेथ हो गई टेक्निकली एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से इवन वांडाविजन शो से भी पहले। या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि लोकी के शो की एंडिंग और वांडाविजन शो के जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हो। वांडा के जो बच्चे थे वो टेक्निकली रियल नहीं थे, वो फेक थे और वांडा के अपने बनाए हुए थे। तो वांडा का अपने बच्चों की आवाज सुनने का जो रीजन हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो हो सकता है ये वाला सीन जहाँ पे होती है पूरी की पूरी टाइमलाइन स्प्लिट मल्टीपल टाइमलाइंस में। यहाँ पर होने वाली है मल्टीवर्सल वॉर, इसीलिए वांडा को आवाज आई थी अपने बच्चों की कि
किसी और अल्टरनेट टाइमलाइन से प्रोबेबली। वांडा उस टाइम डार्क होल्ड को रीड कर रही थी, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वांडा के डार्क होल्ड रीड करने की वजह से उसका बन गया कनेक्शन मल्टीवर्स के साथ। वांडा ने नहीं बल्कि लोकी ने स्टार्ट किया एक्चुअल में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यही रीजन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम अवेलेबल होने का वांडा विजन शो के इवेंट्स में। उस वक्त मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो गई थी और हमारी जो मेन रियलिटी है वो खतरे में थी उस टाइम, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं आए इवन वांडा के इतना सारा मैजिक करने के बाद भी। इस सीन में हम देख सकते हैं कैंग के हाथ में उसका एक तरह से टेम्प है जिसको वो यूज करता है सारे काम करने के लिए टाइम ट्रेवल से रिलेटेड। एग्जैक्टली ऐसा ही हाथ में पहनने वाला टेम्प पैड हम लोग देख चुके हैं इवन एवेंजर्स एंड गेम में भी टोनी के हाथ में। उसे टोनी स्टार्क यूज कर रहा था क्वांटम रियल में नेविगेट करने के लिए और इवन लोकेशन और टाइम ट्रेवल करने के लिए, जैसे कि कैंग करता है अपने टेम्प पैड की मदद से। इवन टीवीए के एजेंट्स भी यूनिवर्स में कहीं भी और किसी भी टाइम पर जा सकते हैं और टोनी ने भी वैसे ही टेक इन्वेंट किया था। और टेक्निकली एमसीयू में टोनी एग्जिस्ट करता है 21st सेंचुरी में और कैंग एग्जिस्ट करता है 31st सेंचुरी में, जिसका मतलब है कि कैंग ने कॉपी किया है या फिर एटलीस्ट इंस्पिरेशन ली है टोनी के टेक से एवेंजर्स एंड गेम में। कैंग का टेक भी वैसे ही काम करता है जैसे कि टोनी का टेक काम करता था और टेक्निकली टोनी भी किसी एक रियलिटी में बन सकता है आसानी से ही हु रिमेन। खैर गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।